वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल की तरफ से आपके अपने चैनल में। ठीक है, और आज हम लोग आ चुके हैं मेजरमेंट के लेक्चर 4th में। आज हम लोग लेक्चर 4th में क्या पढ़ेंगे, तो हम बता दें आपको कि अब तक हम लोगों ने भौतिक राशियों के मूल और व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग लंबाई के मापन में अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन सी विधियां हैं आज हम लोग जानते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले लंबाई मापने की विधियां हैं वो दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? वो दो तरीके की विधियां, एक है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट मेथड। पहला बात करें डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड बच्चों वो मेथड जिनमें हमारे पास स्केल होता है, किसी तरीके का यंत्र होता है, यंत्रों के हिसाब से मापते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बच्चों क्या क्या है, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधियों में बच्चों हमारे पास पहले आता है मीटर स्केल। ठीक है, जिसको हम किसी यंत्र के सहायता से नापते हैं। पहले तो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिस लंबाई को यंत्र की सहायता से मापते हैं, यंत्र की सहायता से मापते हैं। ठीक है, ऐसे मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में बच्चों हमारे पास कुछ मेथड है जिसका नाम है मीटर स्केल। मीटर स्केल आपके पास है, पटरी इसको कहते हो आप लोग, इसमें सेंटीमीटर के रूप में लाइनें बनी होती हैं। तो मीटर स्केल जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते आए हैं वर्नियर कैलिपर्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स मीटर स्केल का और शुद्ध यंत्र है, उसमें और छोटी राशियों में और छोटे माप में हम राशियों को माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, जिसको वर्नियर कैलिपर्स हिंदी में कहा जाता है, वर्नियर कैलिपर्स बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज। तो मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज आदि जिसको यंत्र की सहायता से नापते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्लियर हो गई बच्चों आपको। जब डायरेक्ट मेथड के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि दूसरे मेथड क्या है हमारे पास। दूसरे मेथड है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, मतलब अप्रत्यक्ष विधियों में कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग लंबाइयां माप सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो अब हमारे पास है पहला लंबाई मापने का मेथड है इको मेथड। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिध्वनि मेथड, प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि में क्या होता है, इसमें होता क्या है कि चट्टानों आदि के आसपास आप जब साउंड को भेजते हो तो साउंड जाता है चट्टानों आदि से टकरा करके, जब वापस आता है तो आप इसे क्या करते हो, रिसीव करते हो, सुनते हो वापस से। आपने भेजा यहां से, ठीक है, प्रोपेगेट कराया, ठीक है, और वापस से जब इसको रिसीव किया, ये स्पीकर है, जब आपने वापस से इसको रिसीव किया, जब किसी चट्टान से, ये चट्टान है कोई, जब किसी चट्टान से टकरा कर ध्वनि वापस आती है तो इसको आप रिसीव करते हो। तो जब आप भेजते हो और जब आप रिसीव करते हो तो भेजने और रिसीव करने में कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो वो समय आप रिकॉर्ड कर लोगे, देख लोगे। अब आपको दूरी निकालनी है, क्योंकि ये दूरी 2 बार तय हुई है, तो आपको जो भी दूरी निकालनी होगी उसको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ध्वनि वायु में चल रही है। तो ध्वनि की वायु में चाल आपको पता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है सामान्य ताप पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर और थोड़ा सा जब बात करें, मतलब हमारे यहाँ पे जितना टेम्परेचर होगा उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना हुआ तो मैं दूरी निकालने की कोशिश करूं तो v × t/2, ये हमने दूरी निकाल ली बच्चों। तो ये जो दूरी है वो दूरी होगी,
यहाँ से स्पीकर से जहां से हमने भेजा चट्टान के बीच की दूरी, और उसको हमने क्या कर दिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये तो हो गया इको मेथड, प्रतिध्वनि। इसमें प्रतिध्वनि का मतलब क्या है कि टकराकर जब साउंड वापस आ जाए तब हम इस समय को नोट कर लेते हैं। बात क्लियर हुई। अब मैं बात करूं दूसरे मेथड की, जिसका नाम है सोनार विधि। सोनार विधि, सोनार ये आपके मार्केट के सोनार नहीं, जो आपने ज्वेलरी शॉप में देखा होगा जिनको, वो सोनार नहीं, बल्कि इसका नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, याद करिएगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग एक मेथड है जिसमें हम लोग जहाज के, पनडुब्बियों के और बड़े बड़े समुद्रों में जिसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, उनके लुप्त हो जाने पर इनका पता लगाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि समुद्रों में हम जब पता करना चाहते हैं कि कौन से चट्टान, कौन से मलबे, कौन सा हमारा कोई शिप पानी में डूबा है, कहां पर इसका बेस है, तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक अल्ट्रासोनिक वेव, ध्यान दीजिएगा, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे भेजते हैं। और यह पराश्रव्य तरंगे आपके समुद्र तल में गहराई पर जाकर टकराकर जब वापस आती है तो हम इसकी टाइम नोट कर लेते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे भी ध्वनि ही होती है बच्चों, और इसकी चाल हम जल में जानते हैं। तो इसका भी वही मेथड है, बस इसको हम लोग इसमें समुद्रों में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग ओपन स्पेस पे और इसको समुद्रों में। तो यह विधि किसमें है? समुद्रों में। समुद्रों में पनडुब्बियों आदि का पता लगाने में किया जाता है, आदि के लिए किया जाता है। इसमें भी फॉर्मूला यही होता है, V × T / 2 बच्चों। इसमें ये V, इसमें ये V क्या है बच्चों? तो इसमें जो V है वो है पराश्रव्य तरंग। ठीक है, इसमें जल में इसकी चाल कितनी होती है? तो जल में इसकी चाल होती है 1450 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। और इसकी जो हम लोग अभी पहले मेथड में पढ़े थे, तो इसकी जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये जो भी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब मैंने ये बात समझ में आ गई, ये बात दोनों एक ही मेथड है लगभग, बस इसमें हम लोगों ने वायु में ध्वनि की चाल ली थी और इसमें सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंगों को भेजते हैं। अब मैं बात करूं किसके बारे में? रडार के बारे में। तो रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग लिखेंगे आप इसको। तो रडार मेथड, ठीक है, रडार विधि। तो रडार विधि में क्या होता है बच्चों? रडार विधि हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसे कंडीशंस में जहां पर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है। उड़ते हुए मतलब जैसे कि एयरपोर्ट पर जो हमारे नेवी वाले होते हैं, वहां पर वो लोग करते क्या है कि हमारे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है इनका पता लगाते हैं कि ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे उड़ रहा है वो हमसे कितनी दूरी पर है, इसका पता भी हम इस तरह लगाते हैं रेडियो वेव्स को भेज करके। तो रेडियो वेव्स आपको पता है रेडियो वेव्स की स्पीड क्या होती है? तो रेडियो वेव्स की स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर होती है। रेडियो तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो मेथड यही रहेगा बच्चों, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोग करते हैं आकाशीय उड़ते पिंडों अथवा जहाज मतलब एरोप्लेन वगैरह है बच्चों, जहाजों की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, दूरी ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर यही फॉर्मूला फिर से रिपीट होता है बच्चों। और इस बारी ये V × T/2, इस बार भी वही कहानी है। और बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो चाल होगी वो किसकी होगी? प्रकाश की चाल के बराबर होगी। मतलब कितना होगा? V = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं लेजर की। लेजर क्या है बच्चों? तो लेजर की मैं बात करूं तो लेजर भी एक विधि है। लेजर विधि है
इस विधि में भी वही कहानी होगी, ठीक है। कैसी कहानी बच्चों? लेजर का मतलब होता है लाइट एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रैंगिंग, ठीक है। लाइट स्टिमुलेटेड एमिशन रैंगिंग। या अब हम क्या करेंगे इस मेथड में, तो लाइट स्टिमुलेटेड मतलब यहां पे प्रकाश को हमें फिर से इस्तेमाल करना है, लेकिन इस बार जो प्रकाश होगा वो स्टिमुलेटेड होंगे, प्रकीर्णित नहीं होंगे। ऐसे प्रकाश जो प्रकीर्णित नहीं होते हैं, ऐसे प्रकाश को या फिर ऐसे वेव्स को, ऐसे तरंगों को हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। और ऐसे लाइट को हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी तरंगों को हम इस्तेमाल करते हैं चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से निकालने के लिए, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालने के लिए इन्हीं तरंगों का, इन्हीं लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रकीर्णित स्टिमुलेट नहीं होती हैं। तो इस विधि द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा की दूरी ज्ञात करते हैं, ये क्लियर हो गया। तो इसमें भी फॉर्मूला बच्चे यही होगा, फॉर्मूला यही होगा, D = V × T बटे में 2। यहाँ पे जो V है वो किसका है? रेडियो वेव की चाल है, और रेडियो वेव की चाल बच्चों प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। और समय आप नोट कर लेंगे, दूरी आपको पता चल जाएगी, उसका हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे मेथड पर, और दूसरा मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यह विधि दूरी के विक्रम वर्ग के नियम पर आधारित है। दूरी के विक्रम वर्ग का नियम क्या होता है कि जहां दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसकी तीव्रता जो है वो घटती जाती है। तो दूरी के विक्रम वर्ग के नियम पर आधारित है। यहाँ पर तीव्रता क्या है, तो हर आकाश में पिंडों से पृथ्वी पर कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। उस लाइट को हम पृथ्वी पर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर उसे प्राप्त करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो बदल रही है। दूरी कम होगी तो इंटेंसिटी अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी फोटोग्राफिक प्लेट पर, जहां पे लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इसी के आधार पर हम उस ग्रह के दो डिफरेंट पोजीशन पर उनकी इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, तीव्रता निकाल लेते हैं। पहले वाली अगर दूरी पता हो और हमें अगली वाली दूरी निकालनी हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि R2 की वैल्यू पता हो, मुझे R1 की वैल्यू निकालनी हो, और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें I1 और I2 की वैल्यू फोटोग्राफिक प्लेट पर ही पता चल जाएगी, जिसको हम कैंडिला में मेजर करेंगे। तो अगर हमें I1 और I2 की वैल्यू पता हो, ठीक है, और R2 वैल्यू पता हो, तो R1 की वैल्यू मतलब उस ग्रह की, उस तारे की पृथ्वी से दूरी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मेथड को इस्तेमाल किया है, तो जिसमें हमें दो तीव्रताएं, दो अलग अलग पोजीशन पर, और वो पोजीशन R1 और R2 होगी, पृथ्वी की दो अलग अलग दूरियां उस ग्रह की या तारे की। तो फिर हमने क्या किया, I1/I2 और R1 को भी R1/R2 लिख दिया, दो अलग अलग पोजीशन के लिए। ये पलट जाएगा बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, फिर हम R1 को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे R2 और I1 का मान पता होने पर हम R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ आ गई? अब हम लोग चलेंगे अगले मेथड की ओर, जिसका नाम है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में बच्चों क्या होता है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुजन विधि। तो त्रिभुजन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई, मान लीजिए कोई खंभा, कोई पोल है, जिसको हम पृथ्वी तल से उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी चोटी को, मतलब वर्टिसेस को। अगर हम इसकी सोर्सेस को जब ऑब्जर्व करते हैं, इसकी हाइट को जब ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा उधर से उन्नयन कोण प्राप्त होता है। उस उन्नयन कोण को हम थीटा कहेंगे। अगर उन्नयन कोण थीटा है और इसकी हाइट का अनुमान हमें पहले से है, ठीक है, तो हम इस दूरी को निकाल सकते हैं। तो यहां से निकालने का हमारे पास मेथड क्या है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू, अगर हमें पता है तो। यहां से त्रिभुज लंब और आधार किसमें लगता है बच्चों, तो tan थीटा में। फ्रॉम फिगर मतलब चित्र से अगर हमें दूरी या आधार निकालना होगा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर
लंब h बटे में d, तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा h अपॉन tan थीटा, जो निकालना हम निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई। इस विधि से हम टेंजेंट निकाल लेंगे, त्रिभुज का पाइथागोरस लगा लीजिएगा, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिभुज अनुपात लगा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास एक विधि है, और ये विधि है पैरेलैक्स मेथड, मतलब इसको हम लोग कहते हैं लंबन विधि। बच्चों, लंबन विधि, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम लोग पृथ्वी पर किसी दो स्थितियों से उन वस्तुओं के साथ दो पैरेलल रेखाएं, दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, और वो दोनों समांतर रेखाएं उसी बिंदु से खींची जाती हैं जिस वस्तु की, जिस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है हमारी पोजीशन से, हमारी स्थिति से। तो इस विधि में हम दूरस्थ बिंदु को आधार पर दो स्थितियों से देखते हैं। इस बिंदु पर आंतरिक कोण द्वारा आधार की दूरी से बिंदु की आधार B से दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करते हैं या कर सकते हैं, ये बात क्लियर हुई। तो पृथ्वी पर दो स्थितियां ये हैं, कहीं भी दो स्थितियां ये हैं जहां से हम किसी बिंदु को देख रहे हैं, यहाँ से हम दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं, और ये दो समांतर रेखाएं एक्चुअली काफी पास होती हैं, और इन दो स्थितियों से जो कोण बनता है वो बहुत छोटा बनता है। तो ये जो दूरी होती है, वो दूरी, ये दूरी लगभग समान होती है, और ये कोण बहुत छोटा होता है। तो ये दूरी निकालने के इस कोण की सहायता हम लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो ये बच्चों कोण है, तो कोण बराबर हो गया चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। यहाँ से d निकालना होगा, तो d बाई थीटा कर लिया, और थीटा की वैल्यू हमें पता ही होगी। थीटा की वैल्यू देखिए बच्चों बहुत छोटी होती है, सेकंड में होती है या फिर मिनट में होती है, तो उसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, रेडियन में चेंज करना बहुत जरूरी है, तो रेडियन में चेंज कर लेंगे, और फिर उसके बाद सॉल्व करें। फिर उसके बाद आते हैं किसी आकाशीय पिंड, जैसे मान लेते हैं कि कैसे करेंगे, तो किसी आकाशीय दूरस्थ पिंड के पृथ्वी पर दो स्थितियों द्वारा कोण θ1 θ2 बनता है। दो स्थितियों द्वारा उस बिंदु का लंबन डालने पर, ये लंब डाल दिया, लंबन डालने पर एक स्थिति से θ1 और दूसरी स्थिति से θ2 प्राप्त होता है, तब हमें उसकी दूरी निकालनी होगी। तो ऐसे केस में कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से कोण दो, तो θ1 और θ1 प्लस θ2, आधार क्या था B, और ये जो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हो, इनकी जो दूरियां थी वो d थी, बराबर d। तो यहाँ से d निकालना है, तो आधार बटे में कोण कर लिया। ठीक है, सेकंड में होगा, मिनट में चेंज करके रेडियन में बदल लेंगे। ठीक है, आइए इसी तरीके से हम अगर हम चाहें तो किसी ग्रह का आकार भी हम ज्ञात कर सकते हैं इसी विधि से। तो किसी ग्रह के व्यास से या फिर दोनों छोरों से हमारे पृथ्वी पर कितना कोण या कितना एंगुलर सेपरेशन प्राप्त होता है। तो एंगुलर सेपरेशन अगर हमें पता चल जाएगा, तो ऐसे केस में हम इसका व्यास ज्ञात करने की कोशिश करते हैं इसी मेथड से। तो यहाँ से आप थीटा इक्वल्स टू क्या करेंगे, r ये d, और ये d मतलब डायमीटर है बच्चों, और ये कैपिटल D। ठीक है, तो ये है त्रिज्या कैपिटल D। तो यहाँ से अगर हमें d निकालना होगा, तो थीटा इनटू कैपिटल D करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई ज्ञात करने की सारी विधियां होंगी बच्चों खत्म। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और इसके एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सारे टॉपिक्स के नोट्स आप कवर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय हिंद।